कक्ष में, विशेष सत्र में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कविता पाठ विशेष सत्र को लेकर। हालांकि यह सत्र तो प्रत्येक सप्ताह चलना चाहिए था, लेकिन समय के अभाव में वो हो नहीं पाता है। लेकिन इस सप्ताह हम लोग कविता पाठ विशेष सत्र को लेकर उपस्थित हैं। आप लोगों का उपस्थिति के रूप में सहयोग मिल रहा है। आप लोग सभी उपस्थित हैं समय से, बहुत खुशी हो रही है। कविता पाठ विशेष सत्र में उपस्थिति बहुत कम संख्या में दर्ज हुई है पहले की अपेक्षा। अर्थात पहले जो आलेख प्रस्तुति की जा रही थी उसमें उपस्थिति अच्छी खासी रह रही थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे से आप लोग हमारा साथ जरूर देंगे और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है इस विशेष सत्र का उसको आप लोग कायम रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं कविता की ओर। और सबसे पहले बहुत ही गूढ़ बातें छिपी हुई हैं इस कविता में, बहुत ही ध्यान से सुनिए। मैं ही पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं उसके बाद फिर किसी को आमंत्रित करूंगा। कविता बहुत ही मार्मिक है, गूढ़ है और बाकी कविता सुनने के बाद आप लोग खुद उस पर विचार विमर्श करेंगे और कहिएगा तो फिर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कविता का शीर्षक है मैं जो बलात्कारियों के बीच बड़ा हुआ हूँ। संभवतः ये कविता बहुतों को मैं सुनाया भी हूँ, लेकिन फिर से आज विशेष सत्र में इसको मैं पढ़ना आवश्यक समझ रहा हूँ, क्योंकि कविता ही ऐसी है, दिल दहलाने देने वाली। शीर्षक में फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं जो बलात्कारियों के बीच बड़ा हुआ हूँ। कविता है, मैं जिस कमरे में लेटा हूँ उसके बगल वाले कमरे में मेरी बहन अपने दुपट्टे के खो जाने पर रो रही है। मैं जिस कमरे में लेटा हूँ उस कमरे के बगल वाले कमरे में मेरी बुआ ने खुद को आग लगाने से पहले चीख कर कहा था कि वो किसी से प्यार करती है। मुझे जिस कमरे में बुलाया गया उसमें बलात्कारियों की एक बैठक में बलात्कार की परिभाषा तय की गई और चरित्रहीनता के इल्जाम में मेरी माँ को भंसा घर में बंद करके मेरी दादी पर मिट्टी तेल छिड़क दिया गया। मेरी माँ जब चीखना भूल गई और किचन से बाहर निकली तब मेरी दादी की देह की छटपटाहट भी खत्म हो चुकी थी और मेरी बड़ी बहन अपने दुपट्टे को भूलकर मेरी बुआ की लाश खोज रही थी। मेरी छोटी बहन को उससे कोई दादा जांग पर लिखना सिखा रहे थे, ABCD, और मेरी छोटी बुआ के कलाई पर खून की कोई ताजा परत सूख रही थी। मैं अपनी बहन को बहन कह पाता उससे पहले ही मुझे बता दिया कि वो मेरे लिए मर चुकी है हमेशा के लिए। मैं जब तक अपनी बुआ से पूछ पाता प्यार का सही मतलब, उसकी आत्महत्या की खबर सिलेंडर ब्लास्ट के आग की तरह सभी कमरों में फैल चुकी थी। मैं जब तक अपनी माँ से पूछ पाता कि हम सपने क्यों देखते हैं, वह गूंगी हो चुकी थी। मैं जब तक अपनी दादी से पूछ पाता कि उसे दादा की तरह दाढ़ी क्यों नहीं आते, वो किसी नदी किनारे दोबारा से जला दी जा चुकी थी। मैं किसी भी सभा में शामिल होने के लिए तो अब बहुत छोटा था जब उन्होंने मुझे औरतों को नंगा करना सिखाया। मैं जो बलात्कारियों के बीच बड़ा हुआ हूँ, खुद से किसी और झूठ की उम्मीद नहीं कर सकता अब। आप मुझसे सीधे सीधे नफरत कर सकते हैं। इसके रचयिता हैं हर्ष भारद्वाज। इसी के साथ ये कविता खत्म होती है और बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ती है पाठकों को। इस कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए इस कविता पाठ विशेष सत्र में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा
सबसे पहले चांदनी कुमारी अगर हैं तो आप पुत्र वियोग कविता लेकर उपस्थित हों, और उसके बाद अगर नहीं है तो रजनी मिश्रा। रजनी, आपकी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता ठुकरा दो या प्यार करो। उपस्थित हों। इसके बाद चिंकी कुमारी तैयार रहेंगी, गोपाल तैयार रहेंगे, अंशु तैयार रहेंगे। स्वागत है रजनी। मैं रजनी पीएम कॉलेज की स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। पहले तो मैं सुभद्रा कुमारी चौहान का बहुत संक्षिप्त परिचय दूंगी, उसके बाद कविता बोलूंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक भारतीय हिंदी कवित्री और लेखिका थी। उनको प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता से मिली। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अक्टूबर 1904 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। 15 फरवरी 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, जब वो मात्र 43 वर्ष की थी। सुभद्रा जी की काव्य रच साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। उनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। कल्पित प्रतीकों के मोह में ना पड़कर सीधी सादी स्पष्ट अनुभूतियों को उन्होंने प्रधानता दी है। उनकी भाषा शैली सीधी, सरल तथा स्पष्ट एवं आडंबरहीन खरी बोली है। मुख्यतः 2 रस उन्होंने चित्रित किया है, वीर रस और वात्सल्य। अब हम उनके द्वारा रचित कविता की ओर चलते हैं, जिस कविता का शीर्षक है ठुकरा दो या प्यार करो। प्यार करो। इस कविता में एक सच्ची भगवान के प्रति जो एक सच्ची भक्ति है, उसको दिखाने का सुभद्रा जी ने प्रयास किए हैं। कविता है, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट में कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से सजा साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर कर मंदिर में पूजा करने आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांसी का सिंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूल का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने की वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान नहीं दक्षिणा खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाच चली आई। पूजा और पूजा पा प्रभुवर उसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर उसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। बस यही कविता है भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपकी कविता प्रस्तुति पाठन रहा। बहुत बहुत बढ़िया, शुभकामना आपको। अब स्वागत है इस सत्र में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चांदनी कुमारी, अगर आप आ गई हैं तो अपनी कविता पुत्र वियोग प्रस्तुत करें। गोपाल और चिंकी इसमें से जो भी हैं कविता पाठ शुरू करें। हिंदी किसान की मेरा कविता का शीर्षक है पुत्र वियोग। उससे पहले हम कविता कहने से पहले कवित्री के बारे और उस कविता के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान छायावादी काव्यधारा के समानांतर ही रचना करती थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी अहम भूमिका अदा की है। हिंदी में निराला के सरोज स्मृति कविता के बाद अगर कोई शोक कविता है तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग है। इस कविता में कवित्री माँ और पुत्र का संबंध स्वच्छ प्रेम को दर्शाती है। पुत्र की असमय मृत्यु होने के
कारण एक माँ की शोक क्या होती है, उनकी मनोदशा बहुत ही प्रखर रूप में की है। एक औरत की सबसे गहरा रिश्ता माँ और बच्चों की होती है, जो मरने के बाद भी अमर रहती है। सभी घटना समझकर उस बच्चे को भूल जाता है, लेकिन लेकिन कभी भूलती नहीं। अब मैं कविता शुरुआत करने जा रही हूँ। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। सित ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख माँ आंख में रात बिताई। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, रह उठ गया छाना मेरा। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं। फिर भी रोता ही रहता हूँ, नहीं मानता मेरा मन। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मेरा भैया मेरा बेटा, अब माँ को यो छोड़ ना जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही भुलावे। किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। यहाँ तक हमारी कविता की लास्ट पंक्ति थी। कविता सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया है कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, और पुत्र वियोग में उन्होंने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं प्रस्तुत की है, वह सुभद्रा कुमारी चौहान ही कर सकती थी, क्योंकि वियोग वर्णन बहुत ही कम विद्यापति के यहाँ वियोग वर्णन है, लेकिन वो संतान के प्रति नहीं, नायक नायिका के प्रति है। और फिर निराला के यहाँ वो स्मृति स्मृति दिखती है, जो अपनी पुत्री के वियोग के बारे में वर्णन है, और जो एक माँ की क्या भावना महत्वाकांक्षाएं होती है किसी पुत्र के वियोग में, वह भावना बहुत ही बढ़िया आपने प्रस्तुत किया चांदनी। बहुत बहुत शुभकामना आपको। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चिंकी कुमारी को कि आप आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। इसके बाद जो है अंशु कुमारी, अगर आप हैं तो अपनी कविता प्रस्तुत करें। या अंशु कुमारी जो 3rd ईयर में है, वो मैथिली सर की कविता है, आप प्रस्तुत करें। उसके बाद संध्या कुमारी, अगर ये लोग नहीं है तो संध्या कुमारी आप जो है अशोक वाजपेयी की कविता प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संध्या कुमारी, विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय, राजनगर, मधुबनी, हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड की छात्रा हूँ। आज इस सेमिनार का मुख्य विषय कविता पाठ रखा गया है। अशोक वाजपेयी द्वारा रचित कविता अगर वक्त मिला होता।
अगर वक्त मिला होता तो मैं दुनिया को कुछ बदलने की कोशिश करता, आपकी दुनिया को नहीं, अपनी दुनिया को, जिसको संभालने, समझने और बिखरने से बचाने में ही वक्त बीत गया। वैसे वक्त का टोटा नहीं था, कुल मिलाकर ठीक ठाक ही मिल गया, पर पता नहीं क्यों पूरा नहीं पड़ा। अनंत पर इतना एकाग्र रहा कि शायद इतिहास पर नजर डालना भूल गया। उस वक्त में प्रेम किया, भोजन का जुगाड़ किया, हप्पर नहीं जुटा, लेकिन लोगों के संग साथ की गर्माहट से सराहा दिया, कविताएं लिखी, कुछ दूसरों की मदद की, कुछ बेवजह विवाद में फंसा, नौकरी की और शिखर पर पहुंचने में सफल नहीं हुआ, झंझटों से बिना कुम्हलाए निकल आया, पर न बहुत सुख दे सका, न पा सका। हंसने के लिए महफिलें बहुत थी, रोने के लिए कंधे कम मिले, जब तक भीड़ में पहचान लिया गया, पर इसीलिए चेहरे के सारे दाग जग जाहिर होते रहे। पुरखों को याद करने का मौका कम आया और पड़ोस के कई लोगों के चेहरे गैब में गुम होते रहे। मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मेरे बदले दुनिया जरा भी बदल सकती है, पर अगर वक्त मिलता तो एक छोटी सी कोशिश की जा सकती थी, हारी होर सही लगाई जा सकती थी। दुनिया यूं बड़ी मेहनत मशक्कत से बदलती होगी, फौज फांटे और औजारों बाजारों से, लेकिन शब्दों का एक छोटा सा लुहार और नहीं तो अपनी आत्मा की भट्टी में तपते हुए इस दुनिया के लिए एक नए किस्म का चकाह चढ़ने की जुर्रत कर ही सकता था। अगर वक्त मिला होता तो दुनिया की हरदम डगमगाती सी गाड़ी में एक बेहतर चका लगाकर उसका सफर आरामदेह बनाने की, उसे थोड़ा सा बदलने की गुस्ताखी तो की ही जा सकती थी। इन्हीं पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया और यथार्थ कविता आपने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने की जो कला है बहुत ही बढ़िया और उत्कृष्ट है। अब मैं बीच में एक अपनी कविता कह दे रहा हूँ जो मेरी स्वरचित कविता है, अप्रत्यक्ष वीरांगना। अप्रत्यक्ष वीरांगना अर्थात मैं शीर्षक इसका नाम इसीलिए शीर्षक दिया था क्योंकि जो सैनिक सरहद पर शहीद हो जाते हैं तो उनकी वीर गाथाएं जो है बनी रहती हैं, है ना। लेकिन जो उनकी पत्नी होती हैं, नई नवेली दुल्हन बन के आई होती हैं, उनकी वेदनाओं को मैंने इस कविता में प्रकट करने की कोशिश की है। तो आप लोग ध्यान से सुने। अप्रत्यक्ष वीरांगना। डरती है समाज वह जब नारी फौज की होती है। डरती है समाज वह जब नारी फौज की होती है। रख भाग्य कसौटी पर बेटी जीवन समर्पित करती है। कांप जाती है माँ वह जब विदाई उसकी करती है। कांप उठती है माँ वह जब विदाई उसकी करती है। बनकर संगिनी फौजी की समाज की रूढ़ी तोड़ती है। बनकर संगिनी फौजी की समाज की रूढ़ी तोड़ती है। शादी के अगले दिन ही उसे शादी के अगले दिन ही उसे कैसे विदा वह करती है। नैनों में समेटे आंसू को प्यार से संजोए रखती है। नैनों में समेटे आंसू को प्यार में संजोए रखती है। दरवाजे के चौखट पर वह कर्ण में जय हिंद कहती है। दरवाजे के चौखट पर वह कर्ण में जय हिंद कहती है। जीवन की सारी अभिलाषाओं को अंतर मन में धरती है। जीवन की सारी अभिलाषाओं को अंतर मन में धरती है। हो जाता है स्तब्ध मन जब जंग धरा पर छिड़ती है। हो जाता है स्तब्ध मन जब जंग धरा पर छिड़ती है। हो जाता है मत विस्मित जब खबर शहादत की सुनती है। हो जाता है मत विस्मित जब खबर शहादत की सुनती है।
लाखों की भीड़ तो उस सवयान के पीछे रहती है, लाखों की भीड़ तो उस सवयान के पीछे रहती है, पर उसके अंतर मन की पीड़ा को कोई समझ न सकती है, पर उसके अंतर मन की पीड़ा को कोई समझ न सकती है। तिरंगे को हाथ में रखकर तिरंगे को हाथ में रखकर कफन से सिंदूर पूछती है, सर पटक कर अर्थी पर चूड़ी कंगन तोड़ती है। मातृभूमि के बलवान पुत्र की शहादत कैसे सहती है, मातृभूमि के बलिदान पुत्र की शहादत कैसे सहती है, साहस करके माथ पर अपने साहस करके माथ पर अपने अभिमान दुगुनी धरती है, साहस करके माथ पर अपने अभिमान दुगुनी धरती है। वीर पुत्र को भी सरहद पर भेजने से नहीं डरती है, वीर पुत्र को भी सरहद पर भेजने से नहीं डरती है, अर्धांगनी का गौरव खोकर मातृशक्ति की प्रेरक बनती है, अर्धांगनी का गौरव खोकर मातृशक्ति की प्रेरक बनती है, बनकर विधवा वीर पुरुष की कर्तव्य पथ पर चलती है, बनकर विधवा वीर पुरुष की कर्तव्य पथ पर चलती है, मातृभूमि की सेवा में वह सर्वस्व न्यौछावर करती है, मातृभूमि की सेवा में वह सर्वस्व न्यौछावर करती है। यह कविता अप्रत्यक्ष वीरांगना, जो ये मेरी स्वरचित कविता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब इस कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे चिंकी कुमारी को कि आप आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है चिंकी कुमारी। जी भैया धन्यवाद। मैं चिंकी कुमारी स्नातक द्वितीय खंड की छात्रा हूँ। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता ब्याल पर विजय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। झूमे झड़चरन के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फन ब्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी माया के मुकुलित आकुंचन में, यह बांसुरी बजी अविनाशी के संदेह गहन में, अस्तित्वों के अनस्तित्व में, महाशांति के तल में, यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में। कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, तान तान फन व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। अक्षय वट पर बजी बांसुरी गगन मगन लहराया, दल पर विधि के लिए जलधि में नभी कमल उग आया। जन्मी नव चेतना सिहरने लगे तत्व चल दल से, स्वर्ग काले अवलंब भूमि निकली प्लावन के जल से। अपने आद्र वसन की वसुधा को फिर याद दिलाऊं, तान तान फन व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। फूली सृष्टि नाद बंधन पर अब तक फूल रही है, वंशी के स्वर के धागे में धरती झूल रही है। आदि छोर पर जो स्वर फूका दौड़ा अंत तलक है, तार तार में गूंज गीत के कन कन बीच झलक है। अलापों पर उठा जगत को भर भर पेग झुलाऊं, तान तान फन व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। जगमग ओस बिंदु गूंथ जाते सांसों के तारों में, गीत बदल जाते अनजाने मोती के हारों में। जब जब उठता नाद मेघ मंडलाकर घिरता है, आस पास वंशी के गीले इंद्रधनुष तीरते हैं। बांधू मेघ कहाँ सुरधुन पर सुरधनु कहाँ सजाऊं, तान तान यह बांसुरी बजी हरियाली दौड़ गई कानन में, यह बांसुरी बजी प्रत्यागत हुए विहंग गगन से, यह बांसुरी बजी सरका विधु चरने लगा गगन से। अमृत सरोवर में धो धो तेरा भी जहर बहाऊं, तान तान फनव्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी पनघट पर कालिंदी के तट में, यह बांसुरी बजी मुर्दों के आसन पर मरघट में, बजी निशा के बीच आलू लायत केशों के तम में, बजी सूर्य के साथ यही बांसुरी रक्त करदम में। कालिए दह में मिले हुए विष को पीयूष बनाऊं, तान तान फनव्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। फूक फूक विष लपट उगल जितना हो जहर हृदय में, वंशी यह निर्गल बजेगी सदा शांति की लय में। पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मतवाला, मैं हूँ सांपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला। विषदह से चल निकल फूल से तेरा अंग सजाऊं,
तान तान फन व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। ओ शंका के व्याल देख मत मेरे श्याम वदन को, चक्षु श्रवा श्रवण कर वंशी के भीतर स्वर को। जिसने दिया तुझको विष उसने मुझको ज्ञान दिया है, ईर्ष्या तुझे उसी ने मुझको अभिमान दिया है। इस आशीष के लिए भाग्य पर क्यों न अधिक इतराऊं, तान तान फन व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। विषधारी मत डोल की मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। आया हूँ बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, फन पर तेरे खड़ा हुआ हूँ भार लिए त्रिभुवन का। बढ़ा बढ़ा नासिक रंध्र में मुक्ति सूत पहनाऊं, तान तान फन व्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। इस कविता का मूल भाव यह है कि जीवन एक संघर्ष के समान है, जिसे कभी अग्निपथ मानता है। इस मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ मनुष्य को आगे बढ़ना है। मनुष्य को चाहिए कि वह चुनौतियों से न घबराए, कष्टों से विचलित नहीं होते हुए भी अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आपने कविता पाठ किया और समीक्षा भी अंतिम में कर ही दी। और इस कविता को जिस प्रकार से उन्होंने लिखा और आपने प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया। शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना आपको। अब मैं, हमारे परम मित्र हैं प्रिंस उपाध्याय, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि प्रिंस उपाध्याय आप आए। और बीएचयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रिंस उपाध्याय, बीएचयू के छात्र हैं अभी। तो यदि आप कुछ कविता सुना दें, एक कविता, तो बहुत ही हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाले पल क्षण होंगे ये। प्रिंस उपाध्याय। कविता सुनाने की प्रतिभा सबके अंदर नहीं होती, हम सिर्फ सुनने की प्रतिभा रखते हैं भाई। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब मैं अपने दूसरे अजीज मित्र पारस सैनी, जो हमारे साथ हमारे ही कक्ष में पढ़ते हैं, तो मैं पारस सैनी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं और कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है पारस। धन्यवाद सुमित। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम पारस है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम तो सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सबके सामने मुझे वो काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। हालांकि मैं ज्यादा कविताएं नहीं लिखता हूँ, ब्लॉग थोड़ा ज्यादा लिखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक कविता लिखी थी, अपनी माँ पर लिखी थी, मदर्स डे पर। तो मैं चाहता हूँ कि वह कविता मैं आप सबके सामने पढूं। तो वह कविता कुछ इस प्रकार है। मैं चाहता, मतलब वह कविता मुक्त छंद में लिखी हुई है। सर्वप्रथम यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, वह कविता कुछ ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि हो बदलाव इतना हमारे समाज में कि कोई लड़का अपने नाम के पीछे अपनी माँ का नाम जोड़े तो उस पर उंगली ना उठे, उससे ना पूछा जाए क्यों और कौन, लोग बदले या धारणा कि गर्भ का मतलब पिता होता है और माँ का मतलब सिर्फ स्त्री। मैं चाहता हूँ कि मर्द के नाम पर छाती फुलाने वाली हमारी पीढ़ी उतना ही गर्व करे अपने माओ के नाम पर जितना करती है वह अपने पिता के नाम पर। पिता की मूंछों पर ताव देने वाले लोग ताव फेरे अपनी माओ के नाम पर और कहें माँ का अर्थ मैं होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी माँ ले हिसाब चूल्हे में आग सेकने का, तवे पर उंगलियां जलने का और हर उस रोटी का जिसको खाने के बाद समाज कहता है कि औरतें हमारी रोटियों पर पलती हैं। मैं चाहती हिचकिचाए बिना किसी भय के सरेराह गले लगाएं हमारी माँ को और कहें कि ये खेत तुम्हारे हैं, ये घर तुम्हारा है और ये दुनिया तुम्हारी है। मैं चाहता हूँ कि कोई उन माओ के हिस्से का भी लिखे जो बच्चों को बांध पीठ पर मजदूरी करती हैं और एक शाम थक हार कर पश्चात में डूबती खोती और सो जाती हैं बिना हिस्सेदारी मांगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी माँ निकाले अपने पैर सड़े गले समाज के दहलीज से और लाए क्रांति पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ। वह सीधी करे रीढ़ की हड्डी हर उस माँ की जिसे काम के बोझ तले झुकाया गया है या झुकाया गया है समाज के डर से, क्योंकि दुनिया की हर माँ का सीधा खड़ा रहना ज्यादा जरूरी है अपने अस्तित्व के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अभिमान के लिए और अपनी संतान के लिए। मैं चाहता हूँ कि बने एक स्मारक ऐसा जहाँ दी जा सके श्रद्धांजलि
हर उस माँ को जिसने अपनी ख्वाहिशें त्यागी हैं, जिसने त्यागी हैं अपनी सारी जरूरतें, एक सदी, एक पीढ़ी, एक भविष्य के निर्माण के लिए। मैं चाहता हूँ कि लोग लें हर दिन प्रेरणा हर माँ से, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ कीमत चुकाई है मातृत्व को बचाने के लिए, मातृत्व के सहारे दुनिया को बचाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना पारस, आपको बहुत बहुत शुभकामना भाई। और आपने जिस प्रकार से यह प्रस्तुत किया और अपनी भावनाओं को जिस प्रकार से व्यक्त किया है, वाकई बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय कविता। बहुत बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद अब सुमित भाई। स्वागत। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अंशु कुमारी, जो तृतीय खंड की छात्रा हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत है अंशु, कविता प्रस्तुत करें। मैं अंशु कुमारी, रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी की छात्रा, तृतीय खंड की छात्र हूँ। आज की कविता में मैथिली शरण गुप्त की नर हो ना निराश करो मन को कहेंगे। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभालो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अविलंब को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, तुम स्वत सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो, दब रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नीति ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गंजीर ज्ञान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ होना तजो निज साधनों को, नर हो ना निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अवलंब्य किस धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, जिस दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो ना निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उधम ही विधि है, मिलती जिससे कुछ भी निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र की आलस्य त्याग कर कर्मशील बनाने की प्रेरणा प्रदान की है, तो वही दूसरी ओर अपने देश के गौरव व स्वाभिमान की रक्षा हेतु सदैव अच्छे कर्म करने की बात कही है। कवि ने इस कविता में मनुष्य को कर्मशील बनाने की प्रेरणा की है।
हो गया बहुत भैया। बहुत शुभकामना। और आपकी जो कविता थी उसमें ठहराव, पाठन में ठहराव था, और आपने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है वो बहुत ही सराहनीय था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामना अंशु। अब मैं अंशु जो इनसे सीनियर हैं, अंशु कुमारी जो कि आरसी प्रसाद सिंह की कविता को लेकर प्रस्तुत हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। कुमारी अंशु। रबिया, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका स्वागत है। रबिया। भैया मैं रुक जाऊं? नहीं, पहले आप बोल लीजिए, फिर रबिया आएंगे। मैं अंशु कुमारी, स्नातक तृतीय खंड, रामकृष्ण महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुई हूँ। मेरे आलेख हैं जीवन का झरना, जो आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। मैं कविता। म्यूट हो गया। आवाज जा रही है? हाँ हाँ, फिर से शुरू कीजिए कविता। ठीक है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोरों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। ये थी कविता। अब मैं इस कविता की भावार्थ स्पष्ट कर रही हूँ। कुछ टाइम लगेगा भैया, ले सकती हूँ? हाँ ले लीजिए, 4-5 मिनट। ओके। भावार्थ इस प्रकार है। कवि आरसी प्रसाद सिंह ने जीवन का झरना शीर्षक कविता में हमेशा गतिशील रहने का संदेश दिया है। जीवन झरने के समान है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन लिए पथ की बाधाओं से टकराकर बढ़ता ही जाता है। गति जीवन है और स्थिरता मृत्यु, अतः मनुष्य को भी निर्झर के समान गतिमान रहना चाहिए। जीवन और झरना दोनों का स्वरूप आचरण एक जैसा ही है। जिस प्रकार झरना के विषय में यह कहना कठिन है कि वह किस पहाड़ के हृदय से कब, कहां और क्यों फूट पड़ा, यह झरना किसी पतले सोते के रूप में और फिर एक विशाल झरने के रूप में झरता हुआ समतल पर उतरकर दोनों किनारों के बीच एक विशाल नदी के रूप में बहने लगा है। इसी प्रकार इस मानव जीवन में
सहसा नहीं कहा जा सकता है कि यह मानव जीवन कब, कैसे, क्यों प्रारंभ हुआ। कब धरती पर मानवों के जीवन प्रवाह के रूप में उतर आया और सुख दुख के दोनों किनारों के बीच निरंतर बहने लगा। झरना अपनी जलपूर्णता में पूरी गतिशीलता से युक्त रहता है, वैसी अवस्था में जवानी में भी सत्यात्मकता ही एकमात्र स्वभाव होना चाहिए। इस प्रकार जिस तरह झरना अपने मस्ती पूर्ण गान, कलकल निनाद और आगे बढ़ते जाने के अलावा अन्य कोई चिंता नहीं करता तथा लक्ष्य नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य जीवन का लक्ष्य सतत विकास पथ पर प्रगति करते जाना ही होना चाहिए। उसे अन्य तरह की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए। यह कविता हमें याद दिलाती है कि जीवन में सुख दुख दोनों को सहज भाव में अपनाते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें काम करने का उत्साह भरे रहना चाहिए। आगे बढ़ने में विघ्न बाधाएं यदि आती है तो आए, हम उनका जमकर सामना करें, पर काबू प्राप्त करें और अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले, जैसा एक झरना करता है। हमें भी वैसे ही मस्ती भरी रहनी चाहिए। कवि का कहना है कि निर्झर तथा जीवन दोनों के लिए गतिशीलता अनिवार्य है। जीवन में कर्म की प्रगतिशीलता ही उसे सार्थकता तथा जीवंतता का आकर्षण प्रदान करती है, अन्यथा जीवित अवस्था में होने के बावजूद मृत्यु बोधक अस्थायित्व या ठहराव आ जाएगा। ठहराव निर्झर तथा जीवन दोनों के समान रूप से अंत या मृत्यु का सूचक होता है, क्योंकि दोनों का समान धर्म आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना। आपने जिस प्रकार से कविता प्रस्तुत किया, जिस ठहराव के साथ आपने भावार्थ प्रस्तुत किया, बहुत ही सराहनीय और सहज रूप से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुभकामना अंशु आपको। आप ऐसे ही हमारे सत्र में जुड़े रहें और जो उद्देश्य हम लोगों का है इस सत्र के माध्यम से, उसको हमेशा निरंतर आगे बढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें। अभी बहुत सी ऐसी कविताएं, व्याख्यान बाकी है जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, इसीलिए बने रहें, कोई जाए नहीं, ठीक है। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा सीमा कुमारी को, जो अभी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हैं। स्वागत है सीमा। सीमा रुक जाइए, मैं रबिया को आमंत्रित कर चुका था। रबिया आप पहले अपनी कविता प्रस्तुत कर लीजिए, इसके बाद सीमा कुमारी को आमंत्रित किया जाएगा। जी, मैं राबिया खातून हूँ, सीएम आर्ट्स कॉलेज दरभंगा तृतीय खंड की छात्र। आत्मविश्वास कविता संग्रह प्रेरणा प्रयास में प्रकाशित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ये आसमां छीन गया तो क्या करें, नया ढूंढ लेंगे। ये आसमां छीन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं हैं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछो हौसले हमारे आज कितना विश्रब्द है। एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है। माना अभी हम निशब्द हैं। ये पारावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है। परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। हम वो मुसाफिर नहीं चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महक रखते हैं हम, मंजिलों से रास्ता रखते हैं। नशा हमें हमारी फितरत का हर हाल करती है बुलंद इरादे जीत का। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। हम वो शय नहीं है जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। हम वो शय नहीं है जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं हैं जो उड़ना छोड़ देंगे।
बहुत ही सुंदर कविता है और इसमें इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अपने हौसलों को कभी मत खत्म करने दीजिए, उस हौसलों को अपना ताकत बनाइए और जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उसके सहारे हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रबिया के द्वारा, बहुत बहुत शुभकामनाएं रबिया आपको। अब सीमा कुमारी आपका स्वागत है। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा खास नाम नहीं है, लेकिन आप लोग आमंत्रित हो सकते हैं, तो बस सीमा कुमारी का पहले कविता पाठ हम लोग सुन लेते हैं। धन्यवाद भैया। पहले तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। मैं सीमा कुमारी विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर मधुबनी हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज के इस 10वें विशेष सत्र में मेरी कविता नरेश सक्सेना जी के द्वारा रचित पृथ्वी है। अब पृथ्वी की पंक्तियां। पृथ्वी तुम घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला लिए रात को दिन और दिन को रात करते कभी कभी कांपती नहीं हो? तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घरबार, अपनी गृहस्थी के पेड़ पर्वत शहर नदी गांव टीले सभी को नष्ट कर दोगी। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम्हारी सतह पर कितना जल है? तुम्हारी सतह के नीचे जल ही जल है, लेकिन तुम्हारे गर्भ के अंदर तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? कितने ताप, कितने दबाव और कितने आर्द्रता से अपने कोयले को हीरो में बदल देती हो? किन प्रक्रियाओं से गुजर कर कितने चुपचाप रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती चली जाती हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत किया। प्रकृति का वो चित्रण और पृथ्वी की जो बातें थी, बहुत ही सुंदर। आपका वो पाठन और ठहराव बहुत बढ़िया था। बहुत बहुत शुभकामना सीमा। धन्यवाद। अब मैं राजन कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो मोतिहारी से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। स्वागत है राजन कुमार। जी धन्यवाद। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं राजन कुमार शर्मा, लक्ष्मी नारायण दुबे कॉलेज मोतिहारी का छात्र हूँ। मैंने अपना नाम तो दर्ज नहीं कराया था, बट कुछ सुनाना चाहूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक कविता है, ठाकुर का कुआं, दलित निर्वाचित कविताएं से ली गई है। हाल ही के दिनों में इसका बहुत ज्यादा बहस इस पर की गई थी, क्योंकि जो मनोज झा है, आरजेडी के सांसद है, उन्होंने जो है विशेष सत्र में इसका पठन किया था, तो मैं इसे सुनाना चाहूंगा। चूल्हा मिट्टी तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की रोटी बाजरे की, बाजरा खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल की मुठ पे हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना गया गांव शहर देश। तो ये छोटी सी कविता है, पर ये हमारे समाज की जो एक सच्चाई है उसको दर्शाती है कि हम माने या ना माने, बस हमारे समाज में कुछ ऐसी समूह है, कुछ ऐसे लोग हैं जो शुभ सुविधाओं से जो है वंचित रह जाते हैं। अपने मेहनत करने के बावजूद उनको जो उस लेवल की जो है सुख सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस कविता के माध्यम से जो है कवि इस चीज को दर्शाना चाहते हैं। और चूंकि इसका अभी जो है ज्यादा बहस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसे सुना दिया। बस मैं अपना वक्तव्य इसके साथ में बहुत बहुत शुभकामना रंजन कुमार, बहुत बहुत शुभकामना। और आप इतने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आपका साहित्य के प्रति कितना लगाव है ये हम लोगों को दिखता है। अब इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए, है ना, इसके अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम लोग। अब मैं अपने कलीग, अपने बहुत ही करीबी मित्र
व्यवस्वत त्रिपाठी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हमारे साथी यहाँ पर हैं, हमारे साथी पढ़ते भी हैं, अच्छा लिखते हैं, तो वह भी अपने कुछ भावनाओं को प्रकट करना चाह रहे हैं। तो स्वागत है व्यवस्वत त्रिपाठी। धन्यवाद सुमित जी, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें अपना काव्य पाठ पढ़ने का या अपनी कविता पढ़ने का मौका दिया। और हालांकि मैं देखता रहता हूँ आपकी मेहनत और आपका बच्चों के प्रति लगाव, जो अपने क्षेत्र के लिए जो आप ये जो कार्य कर रहे हैं, काफी रोचक लगता है मुझे कि अपनी पढ़ाई को दांव पे लगा के अगर कोई व्यक्ति, हालांकि ये पैसे की बात नहीं है, आप लोग फी पे करते होंगे इनको, ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई अपना दायित्व छोड़ के ये भी अपने सपनों को लेके यहाँ पे आए हुए हैं प्रयाग, कि इनका भी कोई सपना होगा अपना। कि हालांकि मैं इस चीज पे बहस नहीं करूंगा, मैं सीधे अपने जो कविता है मैं सीधे उस पे आऊंगा कि आजकल लोग बहुत ही एक बना लिए हैं कि कुछ भी लिख दिया और बस हो गई कविता। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए, पर कविता वास्तव में होती क्या है मैं उस पर बात करूंगा थोड़ी। और कविता क्या नहीं है इस पे भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी, एक काव्य के माध्यम से होगी कि कविता हंसी ठिठोली का ही साधन मात्र नहीं होती। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि कविता हंसी ठिठोली का ही साधन मात्र नहीं होती, कविता ताली और प्रसिद्धि का ही साधन पात्र नहीं होती, कविता शब्दों की ही उलटफेर कर देने का नाम नहीं, कविता शब्दों के ही उलटफेर कर देने का नाम नहीं, कविता प्रेमी जोड़ों की सिर्फ सुहानी शाम नहीं, कविता केवल सत्ताशीलों की महिमा का गान नहीं, कविता केवल स्वर साधकों के स्वरों का तान नहीं, कविता केवल कोरी बातों के शब्दों का खेल नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों का उल्टा सीधा मेल नहीं। अब हम आते हैं कि वास्तव में कविता होती क्या है, कि कविता क्या है, कविता क्या कहलवाना चाहती है और कविता क्या होनी चाहिए। तो जो सदा सत्य का ताज बने वो कविता है, जो सदा सत्य का ताज बने वो कविता है, जो जन जन की आवाज बने वो कविता है, जो सदा सत्य का ताज बने वो कविता है, जो जन जन की आवाज बने वो कविता है, जो झूठ छोड़ सच का व्यापार करे वो कविता है, जो झूठ छोड़ सच का व्यापार करे वो कविता है, मुश्किल पथ पर चलती जाए रुके नहीं वो कविता है, मुश्किल पथ पर चलती जाए रुके नहीं वो कविता है, जो सच की खातिर संघर्ष करे पर झुके नहीं वो कविता है, जो सच की खातिर संघर्ष करे पर झुके नहीं वो कविता है, और जो बात सलीके से बोले उल्टा सीधा बके नहीं वो कविता है, जो बात सलीके से बोले उल्टा सीधा बके नहीं वो कविता है, और जो संघर्ष मार्ग पर चलते चलते थके नहीं वो कविता है, जो संघर्ष मार्ग पर चलते चलते थके नहीं वो कविता है, और जो मातृभूमि के कण कण का जय घोष लिखे वो कविता है, जो मातृभूमि के कण कण का जय घोष लिखे वो कविता है, जो कुटिया से लेकर राजभवन तक दोष लिखे वो कविता है, जो कुटिया से लेकर राजभवन तक दोष लिखे वो कविता है। और अगली पंक्तियां हैं कि जो श्रमिकों कृषकों की पीड़ा गाए वो कविता है, जो श्रमिकों कृषकों की पीड़ा गाए वो कविता है, जो सत्ता का असली चेहरा दिखलाए वो कविता है, जो सत्ता का असली चेहरा दिखलाए वो कविता है, और जो दुष्टों की गीदड़ भभकी से दुनिया को निडर करे वो कविता है, जो युगों युगों तक कवि को अमर करे वो कविता है, जो युगों युगों तक कवि को अमर करे वो कविता है। और अंतिम पंक्तियां हैं, जो राष्ट्र जागरण के हित में, जो राष्ट्र जागरण के हित में अभियान बने वो कविता है, जो भारत माँ का प्यार बने सम्मान बने वो कविता है, जो भारत माँ का प्यार बने सम्मान बने वो कविता है। बहुत बहुत आभार सुमित जी, आपने हमको मौका दिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने इतनी तल्लीनता से सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको व्यवस्वत, और आपने जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को और जिस प्रकार से वास्तव में कविता क्या होती है उससे हम लोगों को रूबरू करवाया, बहुत बहुत शुभकामना आपको व्यवस्वत जी। तो हमारी सूची समाप्त हो चुकी है, अगर किसी की इच्छा हो तो आप लोग का स्वागत है
और कविता सुना सकते हैं। गोपाल, आप अभी शायद आए हैं, लेट से आए हैं, तो आपकी कविता बाकी है। स्वागत है गोपाल आपका। जी भैया, एक सेकंड। जी भैया, मेरा नाम गोपाल कुमार यादव, रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के 3य वर्ष का छात्र हूँ। आज एक कविता धर्मवीर भारती द्वारा रचित पाठ करने के लिए का शीर्षक है कविता की मौत। लाद कर ये आज किसका लाश चले, और इस छतनार बरगद के तले किस अभागिन का जनाजा रुका। बैठ इसके पाए गर्दन झुक कर कौन कहता है कि कविता मर गई। मर गई कविता नहीं, तुम सुना, हाँ वही कविता कि जिसको आग से सूरज बना, धरती जमी बरसात लहराई, और जिसकी गोद में बेहोश पुरवाई पंखुड़ियों पर थमी वही कविता। विष्णु पद से जो निकलकर बर्मा के कमंडल से उबलकर बादलों की तहलों की झझोर कर चांदनी के रजत फूल बटोरती, शंभू के कैलाश पर्वत को हिलाकर उत्तर आई आदमी की जमीन पर। चल पड़ी फिर मुस्कुराती, सया श्यामल फूल फले भी खिलाती, स्वर्ग से पाताल तक जो एक धारा बन वही, पर न आखिर एक दिन वह भी रही। मर गई कविता वही, एक तुलसी पत्र और एक बूंद गंगा जल बिना। मर गई कविता नहीं, तुमने सुना, भूखे ने उसकी जवानी तोड़ी, उस अभागिन की अछूती मांग का सिंदूर मर गया बनकर तपेदिक का मरीच। और सितारों से वही मासूम सनातने मांगे की भीख है मजबूर, या पटियों के किनारे से उठा बेचते हैं अंधजल कोयले। याद आती है मुझे भगवान की वह बड़ी मशहूर बात, जबकि ब्रज की एक गोपी बेचने को दही निकली, और कन्हैया की रसीली यादों में बिसर कर शुद्ध बुद्ध बन गई थी खुद दही। और ये मासूम बच्चे भी बेचने को कोयले निकले, बन गए खुद कोयले, श्याम की माया। और अब ये कोयले भी है अनाथ, क्योंकि उनका भी सहारा चला बस। भूख ने उनकी जवानी तोड़ी दी, यूं ही नेक की कविता मर धनी थी कमजोर थी, और बेचारी गरीबी मर गई कविता। जवानी मर गया सूरत सितारे मर गए, सौंदर्य सारे मर गए। सृष्टि के आरंभ से चली हुई प्यार की लहर सांस पर पतली हुई। आदमी की कहानी मर गई, झूठ है यह, आदमी इतना नहीं कमजोर है,
पलक के जल और माथे के पसीने से सींचता आया सदा जो स्वर्ग की भी नींव, ये परिस्थिति बना देगी उसे निर्जीव। झूठ है यह, फिर उठेगा वह और सूरज को मिलेगी रोशनी, सितारों की जगमगाहट मिलेगी। कफन में लिपटे हुए सौंदर्भ को फिर किरण की नरम आहट मिलेगी, फिर उठेगा वह और बिखरे हुए सारे स्वर समेट पोछ उनके खून, फिर बुनेगा नई कविता भी तान, नए मनु के नए युग का जगमगाहत गान। भूख खुरेजी गरीबी होकर मर, आदमी के सृज की ताकत इन बातों की शक्ति के ऊपर, और कविता सृज की आवाज है फिर उभर कर रहेगी कविता। क्या हुआ दुनिया अगर मर घट बनी, अभी मेरी आखिर आवाज बाकी है। हो चुकी हैवानियत की इंतहा आदमी का, मगर आगाज बाकी है। लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। कौन कहता है कि कविता मर गई, कौन कहता है कविता मर गई। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। मतलब स्तब्ध हो गए थे सुनते सुनते हम लोग। इतना सुंदर आपने पाठन किया कविता का, इतना सुंदर पाठ किया आपने ठहराव के साथ। वो जो उस कविता पढ़ने की जो शैली होती है वो आपके भीतर दिखा। बहुत ही, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत ही अच्छा लगा आपकी कविता। बहुत बहुत शुभकामना गोपाल। अब हमारे साथ बहुत सारे कलीग जुड़े हुए हैं, इन्हीं की अगर इच्छा हो कविता सुनाने की तो उनका स्वागत है। हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं। सुधांशु हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रूबी जुड़ी हुई है। तो आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग कविता सुनाएं, है ना, प्रस्तुत करें यहाँ पर। जी, मैं भी अपनी कविता प्रस्तुत जी करना स्वागत, चाहती हूँ। जी स्वागत स्वागत। मैं रानी कुमारी आरके कॉलेज मधुबनी की छात्रा, स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की छोटी सी कविता है, वह तोड़ती पत्थर, इसके बारे में। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई शिकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मलिका अट्टालिका प्राकार। वह तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिनतार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खाकर रोई नहीं सजा शहर सितार। वह सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, धुलक माथे से गिरे शिकर, ढुलक माथे से गए शिकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। बहुत पत्थर बहुत, कविता के माध्यम से हाँ कहिए। सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली एक मार्मिक कविता है। कवि कहता है कि
उसने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह छाया नहीं था, फिर भी बस वह वहीं बैठे पत्थर तोड़ गई। उसका शरीर श्याम वर्ण का था तथा वह पूर्णतः युवा थी। उसके हाथ में एक हथौड़ा था कि वह बार बार पत्थर प्रहार करती थी। उसके सामने ही की पंखाए भवन तथा परकोटे वाले कोठियां विद्यमान थी। कवि कहता है कि जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही थी उस रूप में गर्मी बढ़ती जा रही थी। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी। ऐसे में जब उसने मुझे उसकी ओर देखते देखा तो एक बार तो उस बनते हुए भवन को उसने देखा, फिर यह लक्षित करके कि मैं अकेला ही था, उसे अपने तार तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे अपनी उस स्थिति द्वारा ही उसने मुझको अपनी दीन अवस्था की पूरी करुण गाथा उसी तरह सुना दी जिस प्रकार कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियां चढ़ाकर अनोखी झंकार उत्पन्न कर देता है। एक क्षण कवि की ओर देखने के पश्चात वह श्रमिक युवती कांप उठी। उसके मस्तक से पसीने के कण छलक तत्पश्चात वह फिर अपने कर्म पत्थर तोड़ने में लगी। इस प्रकार इस कविता में एक मध्यम वर्ग की महिला को किस प्रकार मजदूरी में रहना पड़ता है, न चाहते भी उसको अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर्म करना पड़ता है। उस महिला की व्यवस्था को दर्शाया गया है। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने कविता प्रस्तुत किया और वह जो इलाहाबाद का जो परिदृश्य है बिल्कुल यही है। अभी मैं इलाहाबाद में ही हूँ और उस भूमि पर जी रहा हूँ। उस परिदृश्य को यहाँ पर अभी भी याद किया जाता है और निराला की एक कर्म भूमि रही है, तो उसी कर्म भूमि पर मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ और बहुत यथार्थ के ऊपर ये कविता मतलब चल रही है, प्रस्तुत की गई थी। आपको देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको आपके परिश्रम को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो कभी ऐसे ग्रुप में जुड़कर कभी नहीं बोली थी। फर्स्ट टाइम, मतलब प्रथम बार मैं आप लोगों के समक्ष कुछ कह पाती हूँ। ऐसा नहीं मौका मिला हम लोगों को, तो इसीलिए अरे थोड़ी तो बहुत गलती बहुत भी हो जाती ये होगी। यह प्लेटफॉर्म इसी के लिए तैयारी किया गया है कि सभी आपस में जुड़ करके रहें। जो हिंदी भाषा भाषी पठन पाठन करने वाले जो भी है सहपाठी छात्र जूनियर हाँ, सीनियर सब साथ में रह करके अपनी मनोभावों को आदान प्रदान करें, ताकि एक दूसरे के है ना जहाँ भी हम लोग हैं वहाँ के पठन पाठन की व्यवस्था अपनी भावनाओं को साझा कर सकें। तो ये मेरा एक प्रयास रहा है हमेशा से। हाँ, हम लोग का तो द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था, जी तो जी जी वो पता है मुझे। हाँ, बस तो इस कविता इसीलिए के बस अंतिम पड़ाव में मैं एक कविता अब कह करके मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। अगर आप लोगों में से कोई भी कविताओं प्रस्तुत करना चाहें तो स्वागत है, अन्यथा मैं अंतिम एक कविता कह करके इस सभा को मतलब इस सत्र को समाप्त करूंगा। जी भैया, हेलो। हाँ राजन जी, चूंकि हम लोग अंतिम पड़ाव में है तो कुछ एक कविता है जाकिर खान की। जी 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 स्वागत। अगर जी तो जाकिर खान का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो वो यूट्यूबर हैं, एक शायर, कविता भी लिखते हैं। तो अगर अभी आधुनिक हिंदी की बात करें तो इन लोगों का योगदान हमें मानना पड़ेगा। कुमार विश्वास हो गया, जैसे मनोज मुंतशिर हो गए और जाकिर खान हो गए। तो इनकी एक कविता है, मैं शून्य पे सवार हूँ, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद का हर हजार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ रहा हूँ रात से मसाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम होता ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बस ये रही उनकी एक कविता।
बहुत बहुत शुभकामना। और ये कविता बहुत ही अच्छी लिखी है उन्होंने, और अभी वर्तमान समय में अगर बहुत अच्छे लेखकों में उनकी गिनती होती है, और अभी बहुत ही युवा है वो, और युवावस्था में जितने वो अपने अनुभवों को हम लोगों को साझा करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं आपको राजन कुमार। अब एक कविता है ज्ञानेंद्र पति की, ट्राम में एक याद। ट्राम कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चलती है ना, बस या छोटी छोटी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक रोड पर चलती है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है। तो कलकत्ता के शहर में कवि की यादें जुड़ी हुई थी पुरानी ट्राम ट्राम के साथ। तो वो ट्राम में एक याद, ये कविता है उनकी, ज्ञानेंद्र पति की, बिल्कुल यथार्थ है और बहुत ही सुंदर कविता है। ध्यान से सुनिएगा, आनंद बहुत आएगा कविता सुन करके, और मार्मिक भी है। पंक्ति है, चेतना पारिक। उस नायिका का नाम रहता है चेतना पारिक, जिसको याद कर रहे हैं कवि। कहते हैं, चेतना पारिक कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे कभी देखती घास। चेतना पारिक कैसी दिखती हो, अब भी कविता लिखती हो। तुम्हें मेरी याद न होगी, लेकिन मुझे तुम नहीं भूली हो। चलती ट्राम में फिर आंखों के आगे झूली हो। तुम्हारी कद काठी की एक नन्ही सी नेक सामने आ खड़ी है। तुम्हारी याद उमड़ी है। चेतना पारिक कैसी हो, पहले जैसी हो। आंखों में उतरती है किताब की आग, नाटक में अब भी लेती हो भाग। छूटे नहीं है लाइब्रेरी के चक्कर, मुझसे घुमंतु कवि से होती है कभी टक्कर। अब भी गाती हो गीत, बनाती हो चित्र, अब भी तुम्हारे हैं बहुत बहुत मित्र। अब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो, अब भी जिससे करती हो प्रेम उसे दाढ़ी रखाती हो। चेतना पारिक अब भी नन्ही गेंद सी उल्लास से भरी हो, उतनी ही हरी हो, उतनी ही शोर है इस शहर में, वैसा ही ट्रैफिक जाम है। भीड़ भाड़ धक्का मुक्का ठेल पेल ताम झाम है। ट्यूब रेल बन रही चल रही ट्राम है। विकल है कलकत्ता दौड़ता अनवरत अविराम है। इस महावन में फिर भी एक गौरैये की जगह खाली है। एक छोटी चिड़िया से, एक नन्ही पत्ती से सूनी डाली है। महानगर के महाटास में एक हंसी कम है। विराट धक धक में एक धड़कन कम है। कोरस में एक कंठ कम है। तुम्हारे दो तलवे जितनी जगह लेते हैं उतनी जगह खाली है। वहां उगी है घास, वहां चुई है ओस, वहां किसी ने निगाह तक नहीं डाली है। फिर आया हूं इस नगर में, चश्मा पोंछ पोंछ देखता हूँ। आदमियों को किताबों की निरखता देखता हूँ। रंग बिरंगी बस ट्राम, रंग बिरंगे लोग, रोग शोक हंसी खुशी, योग और वियोग। देखता हूँ अब के शहर में भीड़ दूनी है। देखता हूँ तुम्हारे आकार के बराबर जगह सुनी है। चेतना पारिक कहाँ हो, कैसी हो, बोलो बोलो पहले जैसी हो। यही कविता है, ज्ञानेंद्र पति की लिखी हुई कविता है, ट्राम में एक याद। बहुत ही अच्छी एक फ्लैशबैक स्टोरी टाइप इसमें वो कहानी, उनकी भावनाएं थी, जिसको वह उस शहर में जब दोबारा एक उम्र में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब वो उस शहर में दोबारा जाते हैं तो उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई होती है, जिसको उन्होंने इस अपने भावनाओं को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सभी की यादें जुड़ी होती हैं,
कहीं ना कहीं। जैसे आप लोग ही अभी जहाँ पढ़ रहे होंगे, वहाँ की यादें यादें कब ताजा होती है? जब आपका एक पड़ाव हो जाता है उम्र का, जब आप युवावस्था पूरा पार कर लिए होते हैं, प्रौढ़ावस्था में होते हैं या वृद्धावस्था में होते हैं, तब वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और वह स्थान जहाँ पर आपकी कर्म भूमि होती है, वह तो कभी भुलाया नहीं जाता। तो वही यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति की वह याद थी, ट्राम में एक याद कविता। तो इसी के साथ मैं अब इस विशेष सत्र का अभी समापन करना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एकत्र रूप से सभी को कि आप लोगों ने अंतिम समय तक हमारा साथ दिए, बने रहें और एकजुट होकर के इस सत्र को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम लोगों के लिए आप इतने करते हैं, बहुत कुछ सीखने को कुछ गलतियां करते हैं, वो सब भी को मिलती है, इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। भैया नवीन भी बोलेगा। अच्छा, पहले से नहीं बता रहे थे। चलिए नवीन, अब बताइए, स्वागत है। हेलो नवीन। ये तो लिफ्ट कर गया। अभी हमको मौका दिया जाएगा उसको। फिलहाल वो लेफ्ट ही कर गया, तो क्या ही बात कहा जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात। आ बाकी गया भैया। किसी का और छूट। हाँ नवीन, स्वागत है। जी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आवाज आ रही है। मैं नवीन कुमार, जो कि VIJ कॉलेज के तृतीय खंड का लड़का हूँ, और मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि इनका लेखक नागार्जुन है। अकाल और उसके बाद। कई कई दिनों तक चूहा रोया, चक्की की उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीतर तितलियों की गत, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही दिक्कत। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें, दिनों के बाद कौवे ने खुजलाए पंखे कई दिनों के बाद। जी धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आपका ये शायद पहला विशेष सत्र है और आपने पहली बार ये प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, और उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे से विशेष सत्र में बनेंगे और अपनी प्रस्तुति हमेशा देते रहेंगे समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। आप लोगों ने इतना समय दिया और अंतिम समय तक बने भैया रहे। जी हाँ सुधांशु। भैया क्षमा चाहूँगा, लेकिन उस समय से नहीं बोल रहा था, सभी ने तो सुना दिया है अपनी अपनी कविताएं, तो एक दो चार पंक्ति भैया मैं भी बोल देना चाहूँगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सुधांशु। भैया मैंने 10th क्लास में 4-5 पंक्ति की एक कविता लिखी थी, उसे खोजने में थोड़ा समय लग गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। उसी को मैं बताना चाहूँगा। वो इसका शीर्षक है। पुरानी यादें ताजा हो गई है ना। जी हाँ, अभी के समय में तो कोई कविता नहीं लिखता हूँ, किंतु पुरानी एक कविता लिखी है, हाँ 4 पंक्तियों बिल्कुल को बिल्कुल। सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है कैसे कैसे लोग यहाँ। कविता कुछ इस प्रकार है। कैसे कैसे लोग यहाँ हैं, कैसी कैसी बातें हैं, अपने घर से करके तौबा औरों के घर जाते हैं। दिन को होली रात को दिवाली मौज मनाकर आते हैं। कैसे कैसे लोग यहाँ, कैसी कैसी बातें हैं, कैसी कैसे दाव यहाँ हम कैसी कैसी घाते हैं। कैसे कैसे लोग यहाँ, कैसी कैसी बातें हैं। यह भी एक सामाजिक कविता थी छोटी सी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी से छोटी है, लेकिन कहते हैं ना, कहावत है ना, छोटे में देखने लगे घाव भरे गंभीर। कविता छोटी थी लेकिन प्रभावशाली कविता है, अच्छी कविता है।
चलिए आज धन्यवाद ज्ञापन बहुत सारा हो गया है। मैं पुनः आप सभी को एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि अंतिम समय तक आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा, सभी ने अपने अपने भावनाओं को प्रस्तुत किया, हमें भी सुना, हमारे मित्रों को भी सुना। तो आगे भी एक कविता का विशेष सत्र बहुत ही मकसद से रखा गया था, क्योंकि वास्तव में कविता का सत्र पहली बार हुआ है ना। फिर हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि स्वरचित कविता आगे से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो वो भी ठीक है, स्वरचित भी होना चाहिए ये भी। और ठीक है, आप लोग बने रहते हैं हमारे साथ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम बस कोशिश कर रहे हैं बनाने का, तो बस यही है। और रविवार का समय रखते हैं क्योंकि सभी को फुर्सत रहता है अपने अपने समय से, कामों से। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से हम लोग